बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो कुछ हुआ आपके सामने है और मैं ये बताऊंगा कि इसके पीछे कहानी क्या है और आइंदा क्या हो सकता है। आपने देखा कि किस तरह आइन से खुले आम सरेआम ब्लाटेंट किस्म की गद्दारी की गई और वो गद्दार डिप्टी स्पीकर आइन के गद्दार कासिम सूरी, जिस पर इंशाअल्लाह बहुत जल्द सज़ाए मौत का मुकदमा बनेगा, और वो डेंटल डॉक्टर, वो फ्राडिया कराची का जेब कतरा, उसने भी गद्दारी का इर्तिकाब किया। और इमरान खान, पाकिस्तान का अज़ली गद्दार, गैर मुल्की ताकतों का आला कार, इसने एक झूठे ख़त की बुनियाद पर जिसके बारे में हामिद मीर ने तफसील से बता दिया कि वो जो पाकिस्तानी सफारतकार का एक मुरासला आया था जिसमें अमरीकी ओहदेदार की गुफ्तगू के हवाले से कुछ ब्रीफिंग थी, उसको इन्होंने टेम्पर किया और उसमें कुछ फालतू फिक्रे डालकर वो ख़त जाली एक इदारों के सामने पेश किया गया। और इदारों ने अगरचे उसको ऑन नहीं किया है, जैसा कि मुश्तरका एलामिया में आपने देखा कि उन्होंने ना तो तहरीक अदम एतमाद की बात की, ना हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए किसी साजिश का हवाला दिया, ना ही फॉरेन फंडिंग की कोई बात की। लेकिन उसके बाद भी एक डेवलपमेंट ये हुई कि इदारों ने इमरान खान से पूछा कि वो जो एक गैर मुल्की साजिश के इल्ज़ाम तुमने लगाए हैं उसके बारे में कुछ सबूत है तो हमें दो, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इमरान खान ने कोई सबूत नहीं दिया। और यही वजह थी कि जब कल ये तहरीक एतमाद कामल बेशर्मी के साथ मुस्तरद की गई, यानी उसको पेश ही नहीं होने दिया गया, तो जब उसके बाद ISPR से किसी ने पूछा, सहाफ़ियों ने पूछा कि ये इस मामले में आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये खालिस सियासतदानों का मसला है। गोया कि उन्होंने भी इसे डिसओन कर दिया। अब ये गद्दारी का केस है जो सूरी पर भी चलेगा, और वो गद्दार पख्तूनख्वा का जो ठग है, चोर, और वो यानी माफियाज का फ्रंट मैन असद कैसर और आरिफ उल्वी और इमरान खान, इन चारों पर ये गद्दारी का केस बन गया है। कब चलता है अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उसके हमदर्द बैठे हैं हर जगह जो उसे बचाने के लिए आइन की तशरीह गलत करते हैं। तो इसका किस्सा ये हुआ कि ये फ़ैसला 2 दिन पहले कर चुका था, लेकिन इसका ख्याल था कि मैं एक और एक्शन करूं, एक और दाव चलूं, और वो ये था कि असम्बली के अरकान से इस्तीफ़े ले लिए जाएं, और जब जैसे ही तहरीक अदम पास हो ये इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएं, स्पीकर इनको फ़ौरन मंजूर कर दे, और इस तरह कौमी असम्बली की 150 सीटें खाली हो जाएंगी, तो वो ये असम्बली मफलूज हो जाएगी और नए इलेक्शन कराना पड़ेंगे, और तहरीक अदम एतमाद का मकसद फेल हो जाएगा। और ये फेल क्यों कराना चाहता था ये भी मैं बताता हूँ, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन हुआ ये है कि इसने जब अजला अरकान को बुलाया, तो जैसा कि आपने देखा कि खबर पहले ये आई कि 140 अरकान शरीक हुए थे। तो मैंने इस पर कहा था कि ये गलत है, 140 अरकान नहीं थे, 100 से भी कम थे। और फिर बाद में जो खबर जारी की गई उसमें बताया गया, ये PTI के हलकों के हवाले से, कि 120 या 123 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े दिए, यानी 140 की फिगर उन्होंने वापस ले ली। लेकिन ये दूसरी रिपोर्ट भी गलत थी, 123 ने नहीं, सिर्फ 100 ने इस्तीफ़े दिए थे, 100 से भी कम, 2-3 कम थे। तो फिर इमरान खान को पता चला कि ये इस्तीफ़े मैटर नहीं करेंगे, इसलिए कि कौमी असम्बली की जो स्ट्रेंथ है वो 350 के लगभग है। अगर उसमें से 100 इस्तीफ़ा दे देते हैं तो 250 फिर भी बच जाएंगे, या 240 बच जाएंगे। तो इस तरह ये कार्ड जो है इस्तीफ़ों का फिर ये नहीं चलेगा। चुनांचे उसने ये फैसला किया और ये ऐलान किया कि मैं ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि ये अपोजिशन की तहरीक फेल हो जाएगी। अब सब लोग गैस कर रहे थे कि और ऐसी कौन सी मूव हो सकती जिससे ये फेल हो जाए। और ये खबर फिर सामने जब आई कि दंगे फसाद का मनसूबा बनाया, तो बाद में पता चला कि ये तो ब्लफ था। अपोजिशन ने उसके हवाले से पूरी तैयारी कर ली थी कि अगर ये दंगा फसाद करते हैं तो हमने किस तरीके से निपटना है। उसका पहला मरहला ये था कि अपोजिशन की तमाम अरकान को यह हिदायत कर दी गई थी कि कितने भी इश्तिआल अंगेज़ी के नारे लगाए जाएँ, गालियाँ दी जाएँ, आपने खामोश रहना है। चुनांचे ईवान में जो PTI के लोग थे, और वो बहुत थोड़े थे, उन्होंने गंदी गालियाँ बकीं, गलीज़ किस्म के फ़िक्रे उछाले। ज़्यादातर तो उनमें पेशावर गुंडे थे जिनको इसने इलेक्शन में टिकट दिए, और वो उनको जितवाया गया फ़ौज की मदद से, बल्कि फ़ौज ही ने जितवाया। वो कहाँ जीत रहे थे। मिसाल के तौर पर फैसल वापडा, जिसको अपने हल्के में वो आज इलेक्शन पर खड़ा होकर देख ले, 45 वोट उसको नहीं मिलेंगे, वो 30,000 की लीड से जीत गया। तो ये फ़ौज की मेहरबानी थी कि उसने इनको जितवाया ज़बरदस्ती। और ये गुंडे किस्म के लोग थे, इन्होंने बहुत इश्तिआल अंगेज़ी की, लेकिन अपोजिशन खामोश रही।
लेकिन असल में किसी को भी नहीं पता था कि ये ब्लफ है क्या, ये जो उसने किया। तो पता ये चला कि इश्तिआल अंगेज़ी का तो मकसद ही नहीं था, असल चक्कर कुछ और था। वो फवाद चौधरी ने जब दायर की अपने तकरीर की मोशन और कहा कि ये गैर मुल्की साजिश है, तो लिहाजा इसे रद्द किया जाए, और डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के बिहाफ पर इसे फौरी तौर पर इस तहरीक को पेश होने से इनकार कर दिया, और वजह ये बताई कि ये चूँकि गैर मुल्की साजिश का नतीजा है, यानी आर्टिकल 5 के तहत ये गद्दार लोग हैं सब। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पेश हुआ तो ज़ाहिर है एक सामने का सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। पता नहीं है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी, क्योंकि माज़ी का रिकॉर्ड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। अयूब खां, सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर ऑनवर्ड, इसलिए कोई क्लियर कट बात नहीं की जा सकती, लेकिन आइन तो बड़ा क्लियर है, ये आइन तोड़ा गया है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया कि ये जो गद्दार करार दिया गया और इस तहरीक को गैर मुल्की साजिश का नतीजा बनाया गया, बताया गया है, क्या किसी फोरम पर, क्या किसी अदालत में ये बात साबित हो चुकी है? ज़ाहिर है कि साबित नहीं हुई। और फिर इसके बारे में ये पता चला कि ये जो ख़त जाली है, ये जाली ख़त की रिपोर्ट भी इदारों को मिल गई है। और ये इतला भी सामने आई कि जब ये डिप्टी स्पीकर ने तहरीक को पेश होने से इनकार करते हुए उसे रद्द कर दिया, खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया, तो कुछ हलकों में ये एक सोच डेवलप हुई कि ये तो आइन की इस तरह की खिलाफ वर्जी पहले कभी माजी में नहीं हुई। इस हद तक ये तो मार्शल लाइक किस्म का लगा दिया उसने। तो इस पर बदनाम तो इदारे होंगे, चुनाचे कुछ मुदाखलत का सोचा गया कहीं ना कहीं पर, ये इस तरह की इतला है। लेकिन बहरहाल जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और फिर फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स आए कि कोई इदारा, कोई पार्टी, कोई फरीक कोई गैर आइनी इक़दाम ना करे, तो उस तरह ये चीज़ वो सेटल कर दी गई अपनी तरफ से जो भी है। अच्छा, अब मसला ये है कि इसने ये क्यों किया। सीधी सी बात, जो लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये इमरान खान दरअसल हुकूमत पर मुसल्लत रहना चाहते हैं। तो बात यह है कि जब असम्बली तोड़ दी, हुकूमत ख़त्म हो गई, तो इमरान खान की हैसियत भी वज़ीर आज़म की उस तरह से नहीं रही। फिर इमरान खान को फ़ायदा क्या हुआ? बज़ाहिर तो ये अपोजिशन एक किस्म की अपोजिशन की कामयाबी है कि कौमी हुकूमत ख़त्म हो गई, असम्बली टूट गई, नए इलेक्शन होंगे। इमरान खान को क्या मिला? तो बात जो है, मैंने 2-3 ब्लॉग्स में पहले भी ये कहा था कि इसकी गिरफ्तारी यकीनी है, इस पर कई मुकदमात हैं, बेपनाह करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल जो वो जो डिप्टी जादूगरनी है वो फ़रार हो गई है दुबई। अरबों रुपए की करप्शन है, दसियों अरब रुपए की उसने करप्शन की है, पिंकी पीरनी की मदद से, उसकी आशीर्वाद से। इसी तरह ये बुज़दार ने भी जितनी करप्शन की है वो सारी इमरान खान की हिस्सेदारी में की है। इसके अलावा ये तो खैर मैंने ऐसे ही, वो बात लंबी होगी, 2 मैंने वाक़यात बता दिए। इस पर 50 मुकदमात बनेंगे। इमरान खान को पक्का पता था कि जैसे ही तहरीक अदम एतमाद आएगी और नई हुकूमत बनेगी तो मुझ पर मुकदमे बनेंगे, जो पहले से बने हुए हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगे। मसलन BRT का केस है, और वो बनी गाला का केस है, और फिर वो कितने ही केस हैं, अब क्या तफसील बार बार दोहरानी। तो ये सारे मुकदमे बनेंगे और मेरी गिरफ्तारी यकीनी है, और ये तय था कि इसको गिरफ्तार करके मछ जेल में रखा जाएगा, जहाँ सख्ती से हुक्काम को मना कर दिया जाएगा कि कोकैन की कोई पुड़िया अंदर नहीं जाएगी, ना ही कोई और मुनशियात जो इस तरह की जो है वो इसको जिससे इसकी तस्कीन हो सके वो अंदर जाने दी जाएगी। ये इमरान खान को पता था। तो इमरान खान जो बार बार वहाँ ऊपर जाकर मिन्नतें तरले कर रहा था, पाँव पड़ रहा था बाजवा साहब के, और कह रहा था कि मुझे 6 महीने और दिलवा दो, फिर बाद में इसने 1 महीने की मोहलत की। तो उसका मकसद ये था कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि हुकूमत बेशक मेरी ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझ पर मुकदमा ना बन सके। तो अब इसने जो असम्बली तोड़ी है, तो इसके नतीजे में इससे ये फ़ायदा हासिल हो गया। कैसे? इस तरह के अब ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मुकदमे नहीं चला सकती। वो तो सिर्फ उसका काम इलेक्शन कराना होता है, रोज़मर्रा के मामला देखना होता है, रूटीन के जो मुकदमात बनते हैं वो नीचे चलते रहते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से वो जो एक फ़ाल किस्म की हिस्सादारी होती है किसी पर करप्शन का या बहुत बड़ा स्कैंडल वाला जो केस हो चलाने का, वो केयर टेकर हुकूमत नहीं कर सकती। अब जो केयर टेकर हुकूमत बनेगी उसके बारे में भी कोई वाज़ेह नहीं है कि केयर टेकर हुकूमत कैसे बनेगी। बहरहाल इसने ये एक मकसद हासिल कर लिया है। अब जो भी हुकूमत बनेगी, जिस तरह भी बनेगी, वो इस पर केस नहीं करेगी, वो केस कर ही नहीं सकती। अच्छा, अब अगला मरहला जो है वो है कि ये केयर टेकर हुकूमत कैसे बनेगी। इसलिए कि इमरान खान के बारे में वो कैबिनेट डिवीज़न ने ये कह दिया कि ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा। अब ये वज़ीर-ए-आज़म है तो इसलिए है कि वो सदर जो है डेंटल कंपाउंडर,
اس نے اسے بطور صدر یہ کہہ دیا ہے کہ تم جب تک کیئر ٹیکر وزیر اعظم نہیں بنتا تم بطور وزیر اعظم کام کرتے رہو۔ اچھا، اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ آئین کی روح سے ایسے بنتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر، پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کے صلاح مشورے سے اس کا تقرر کیا جاتا ہے۔ تو وہ قومی اسمبلی تو ڈیزالو ہو گئی، وہ تو رہی نہیں، اور اس لیے جب قومی اسمبلی نہیں رہی تو اپوزیشن لیڈر جس کا لازمی کنیکشن پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، وہ اگر پارلیمنٹ نہیں ہے تو پھر وہ اپوزیشن کا پارلیمانی لیڈر بھی نہیں رہا۔ ظاہر ہے اب وہ متحدہ اپوزیشن کا لیڈر ہو سکتا ہے، لیکن اپوزیشن پارلیمانی پارٹی کا لیڈر کی ہونے کی حیثیت شہباز شریف کی ختم ہو گئی۔ تو چنانچہ عمران خان جو ہے وہ ان سے مشورہ نہیں کرے گا۔ اگر اس سے مشورہ نہیں کرے گا تو پھر کیئر ٹیکر کیا آئے گا؟ تو وہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اس کا پلان یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چھوڑے گا، یعنی تا اطلاع ثانی یہی پرائم منسٹر ہے، یعنی اس کی پلاننگ کی میں بات کر رہا ہوں، ہوتا کیا ہے وہ الگ بات ہے۔ اب گویا کہ یہ چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اگلے 1.5 سال تک قائم مقام وزیر اعظم ہوں، یعنی ٹیکنیکلی یہ قائم مقام وزیر اعظم ہے نا، جب تک کیئر ٹیکر وزیر اعظم نہیں آ جاتا یہ اس کی وزیر اعظم کی سیٹ پر یہ کام کرے گا، یعنی اس کو ہم آئینی زبان میں تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن عملاً یہ قائم مقام ایکٹنگ پرائم منسٹر ہے۔ تو یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت اس کی رہے گی جب تک یہ چاہے گا، کیونکہ آئین کو تو اب انہوں نے بتا دیا کہ ہم آئین کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، آئین کی جو مرضی شکیں ہوں، تو کیا اس کے ذہن میں پلان ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ الیکشن بھی اپنی نگرانی میں کرائے گا، یعنی عمران خان وزیر اعظم ہوگا اور وہی حکومت الیکشن کرائے گی۔ یہ سراسر غیر آئینی ہے، لیکن آئین کو تو اس نے بتا دیا کہ میں نہیں مانتا، اور حیرت کی بات ہے کہ اس صورتحال کو قبول بھی کر لیا گیا، یعنی یہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ حکم امتناعی دیا جائے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے بالکل سراسر غیر آئینی ہے، تو حکم امتناعی نہیں ملا۔ اچھا، یہ تو اس کی پلاننگ ہے، لیکن عملاً کیا ہوا؟ اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں رہی، اس کی کیبنٹ بھی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی حکمران جماعت نہیں ہے، اور عمران خان ایک وزیر اعظم ہے جس کے پاس بہت سارے اختیارات نہیں ہیں، وہ اختیارات چیلنج ہوتے رہیں گے عملی طور پر ہر سطح پر۔ گویا کہ عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومت ختم کر دی۔ اب آگے جو کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ اس کے خواب ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا بحران ٹال نہیں سکا، یہ اس کی بہت بڑی شکست ہے، جس کو یہ پی ٹی آئی کے لوگ جشن منا رہے ہیں۔ اصل میں اگرچہ اس نے یہ آئین توڑا ہے اور معاملہ خراب کیا ہے، لیکن ایک بحران کی بنیاد رکھی ہے، لیکن عملاً ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس کی پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ جو عمران خان بطور قائم مقام، بطور ایکٹنگ پرائم منسٹر اگر کام کرے گا تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے اس طرح سے کام ہوں گے۔ بطور پارٹی پی ٹی آئی اب حکمران جماعت نہیں رہی، تو یہ اس نے ایک تو پہلی خودکشی یہ کی ہے، اور آئندہ کے جو منصوبے ہیں وہ کیسے پاس ہوں گے جب اس کے اوپر ہر طرح کے اس کے اوپر سایہ تھا، تو تب یہ کچھ نہیں کر سکا اور سوائے ملک کو تباہ کرنے کے۔ تو اب جب کہ سوائے چند لوگوں کے جو اس کے سرپرست ہیں، اب بھی اداروں کی مجموعی طور پر اس کے سر سے چھایا ہٹ چکی ہے، چھتری ہٹ چکی ہے، وہ غیر جانبدار ہیں، بلکہ وہ اب اس کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ اس غیر آئینی اقدام کے بعد جو اس نے آئین توڑ کر کیا ہے، اس کے بارے میں جو فیور اگر کہیں تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب سوائے وہ ریٹائرڈ، وہ کیا کہتے ہیں ان کو کیا نام رکھا ہوا، ایکس سروس مین سوسائٹی، وہ کرپٹ ترین عناصر کی ایک سوسائٹی جو پاکستان میں اپنی کرپشن بچانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، اور ان کے کچھ ساتھی جو اداروں میں موجود ہیں، ان کے علاوہ مجموعی طور پر پورے ملک کی فضا اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ فتح تھی تو اس کا جشن آپ نے کہیں دیکھا؟ کراچی میں سب سے بڑا جشن منایا گیا، جہاں 150 سے 200 تقریباً لوگ تھے، عورتیں ان میں زیادہ تھیں، اور وہ جس طرح کے رقص فرما رہی تھیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیے۔ باقی پورے ملک میں کتنے لوگ تھے جو اس کا جشن منانے کے لیے نکلے، اور ایک دن پہلے جو احتجاج کے طور پر نکلنے تھے وہ کتنے نکلے؟ وہ پورے پاکستان کے جلسے جلوسوں کو ملا کر اگر گنتی کی جائے تو وہ ٹوٹل حاصل جمع جو ہے وہ 1000 کا بھی نہیں بنتا، اور یہی صورتحال دوسرے دن بھی رہی۔ اس کی پارٹی بھی مقبولیت، یا میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 10 دن پہلے
बनी गाला की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया टीवी पर बैठे हुए इसके एंकर हजरात को, और जो तजिया लगा रहे हैं, जो कालम लगा रहे हैं, और जो टॉक शोज में मेहमान के तौर पर इनके लोग आते हैं, उन सबको एक मुरासला दिया गया जिनमें एक फ़िक्रा था। और कमाल देखिए कि हर बंदे ने फिर वही फ़िक्रा दोहराया। वो फ़िक्रा ये था कि आपने हर प्रोग्राम में ये कहना है कि इमरान खान की मकबूलियत हर गुज़रते मिनट के साथ बढ़ती जा रही है। और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर चाहे इनके व्लॉगर हों, यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, व्हाट्सएप पर मैसेज शेयर करने वाले हों, टीवी पर बैठे हुए इनके मुलाजम एंकर पर्सन हो, या वो मेहमान हो, या वो कालम नगार हो, हर एक ने हैरत अंगेज़ इत्तेफाक राय के साथ ये फ़िक्रा लिखना और बोलना शुरू किया कि इमरान खान की मकबूलियत हर गुज़रते मिनट के साथ बढ़ती जा रही है। ये गुज़रते मिनट वाला बैरोमीटर इन्होंने कहाँ से लिया, ये एक मज़ीद मज़ेदार बात है। तो ये जो तज्ज़िये हैं, ये इनको एक आर्डर के तहत चूँकि करवाए जा रहे हैं, जिस तरह माजी में होते थे। जिस तरह माजी में आपने देखा कि जो पनामा स्कैंडल आया, तो ये जितने भी लोग ये तनख्वाहदार हैं, सब के प्रोग्रामों में यकसानियत थी। वही फ़िक्रे, वही बातें, वही दलाइल, वही मफरूज़े, वही ये 10 रजिस्टर, वॉल्यूम 10 खुलेगा तो क़यामत आ जाएगी। एक एक लफ्ज़ कामे और फुल स्टॉप के साथ सेम टू सेम था। और ये हैरत अंगेज़ बात है, वही बात अब दोहराई जा रही है। इसकी मकबूलियत वाला सारा ड्रामा आपने देख लिया 2 दिनों में। अवाम नहीं निकले, कहीं भी नहीं निकले, वो निकलेंगे भी नहीं, और अगले इलेक्शन में भी यही होगा। तो ये इमरान खान ने ख़ुदकुशी करके अपनी तरफ से फ़तह हासिल की है, लेकिन ये फंस गया है और अब ये गद्दारी के मुकदमे से नहीं बच सकता। इसका सियासी वालिद जो था परवेज़ मुशर्रफ, वो नहीं बच सका। ठीक है, उस जज को शहीद कर दिया गया जिसने ये फैसला सुनाया था, लेकिन क्या उस बदबख्त में इतनी जुर्रत है कि पाकिस्तान आ सके? तो इमरान खान भी गद्दारी के मुकदमे से नहीं बचेगा। फ़र्क ये होगा कि मुशर्रफ पर मुकदमा काफ़ी देर से चला, इमरान खान पर मुकदमा अंदाज़ों से पहले चलने वाला है। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा जिक्र परवेज़ इलाही का, जिसने गुंडागर्दी और बदमाशी और अपने शिमर होने की का मुज़ाहरा किया इसने पंजाब असम्बली में। एक तो इसको यकीनी शिकस्त क्लियर थी। 210 अरकान हमज़ा शहबाज शरीफ की हमायत में इकट्ठे थे, और परवेज़ इलाही 130 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सका, तो इसने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने के बाद जब पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने धरना दिया, तो इस कमबख्त ने, इस बदबख्त ने दरवाजे बंद करके बिजली भी बंद करवा दी और पानी भी वहाँ से उठवा लिया, और गर्मी से वो लोग, शुक्र है कि किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। तो लोग इस पर खूब गालम गलोच कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन इस पर हैरत नहीं है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, यानी परवेज़ मुशर्रफ, इसका भी तो सियासी बाप था ना परवेज़ इलाही का भी। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जावेद हाशमी को गिरफ़्तार किया गया था और फैसला किया गया था, परवेज़ इलाही ने फैसला किया था कि इसको मुल्तान जेल में रखना है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो मुल्तान जेल में जावेद हाशमी ने अपने किसी रिश्तेदार से पानी की कूलर मंगा लिया कि ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे। गर्मियों के मौसम में तो लाहौर में भी गर्म पानी लोग नहीं पी सकते। मुल्तान की गर्मी तो लाहौर से ज़्यादा होती है, बल्कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है उनमें एक मुल्तान है। तो परवेज़ इलाही ने जेल हुकाम को हुक्म दिया कि इसके कमरे से कूलर उठवा लो। तो लोगों ने कहा कि वो उम्र रसीदा हैं, 60 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है। अब तो मेरे ख्याल में वो तकरीबन 70 या इससे भी ज़्यादा के हो गए होंगे, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र भी बहरहाल वो जवान या उधेड़ उम्र तो नहीं थे, बुढ़ापे के नज़दीक थे और बीमार भी थे। तो हुकाम ने कहा कि जनाब वो मर जाएगा। तो परवेज़ ने, क्या है, लोग मरते रहते हैं। ये इस तरह का शिमर है, इस तरह का। तो इसने बहरहाल ये पंजाब असम्बली में ये रौंद मचाई है। तो फ़िक्र ना करें, अब इस मरतबा परवेज़ इलाही के साथ भी जो होगा ना, तो लोग इसका अंजाम पढ़कर भी इबरत पकड़ा करेंगे, इसके साथ भी कुछ होने वाला है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी नौजवानी से लड़कपन से लेकर डकैती और चोरी के अलावा कुछ नहीं है। और ये परवेज़ इलाही पाकिस्तान का वह शख्स है कि जिसके बारे में अपोजिशन पार्टियाँ भी और इसकी इत्तेहादी PTI भी इस बात पर मुत्तफ़क़ है कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डकैत है। और मैंने आपको कई व्लॉग्स में बताया कि जब ये मुशर्रफ के दौर में ये वज़ीर आला था, तो पुलिस अफसर कहा करते थे कि पंजाब में कोई भी डकैती या चोरी की बड़ी वारदात होती है तो खुरा इसका नट हाउस की तरफ जाता है। इनकी जो सियासी उठान है वो करप्शन से हुई थी, लूट मार से हुई थी। और आन जहानी ज़िया उल हक के दौर में
एक कोऑपरेटिव स्कैंडल चला था, आपको शायद आप में से बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, कुछ लोगों ने शायद उसके बारे में ज़िक्र पढ़ा हो, लेकिन कुछ को याद भी हो सकता है। एक कोऑपरेटिव स्कैंडल था, इन्होंने पंजाब भर में एक कोऑपरेटिव बैंक बनाए और दुगने मुनाफे का लालच देकर वहाँ रकमें इकट्ठी की, और जब बहुत ज़्यादा रकमें इकट्ठी हो गई तो वो सारे बैंक बंद कर दिए, और आज तक मुतसरीन को इंसाफ नहीं मिला। और ये इन रकूम की बुनियाद पर इन्होंने अपने अरबपति और खरबपति होने का एक ढांचा खड़ा किया, और उसके बाद से फिर उन्होंने जो लूट मचाई है, जो करप्शन की है, जो वारदातें की हैं परवेज़ इलाही उसकी फैमिली ने, माशाल्लाह बाप एक है तो उसका जो बेटा बाप से भी बड़ा है, यानी बाप बेटे से बड़ा और बेटा बाप से बड़ा है। चोरी डकैती में दोनों ही बाप बेटा दोनों ही खैर से बहुत बड़े डकैत और चोर हैं। तो इंशाअल्लाह अब आप देखिएगा कि इन दोनों चोर बाप बेटों का अंजाम अब नहीं रुक सकता, क्योंकि तारीख का एक हालात का बहाव होता है जिसमें कुछ लोग आकर फंस जाते हैं, उनके लिए वो डेड एंड का बोर्ड सामने आ जाता है। तो ये इनका डेड एंड का बोर्ड जो है वो सामने नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।